Welcome everyone, welcome back to our new channel dedicated for civil services preparation, जहां आपको strategy बताई जाएगी how to study for this particular exam in this less time, mains के related, prelims के related बताया जाएगा। अगर आप पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हम बहुत कुछ इस चैनल पे करने वाले हैं। जल्दी CSAT की स्ट्रैटेजी भी आने वाली है और CSAT के बड़े सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होंगे। करंट अफेयर यहाँ पर करवाया जाएगा, लेक्चर्स तो चल ही रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों 25 मॉर्निंग को क्लास 9 बजे लगने वाली है और 26 को भी, 25 को हम जनरली ओरिएंटेशन ही करेंगे। असली में तो क्लासेस 26 से ही शुरू हो पाएंगी। जिन लोगों ने 25 का मिस कर दिया है वो 26 को आ सकते हैं और प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं भी करना है, इट्स ओके, कम इंटरेक्ट विद अस। हम बैठ के आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे, आपके नोट्स वगैरह चेक करेंगे कैसे बना रहे हैं कैसे नहीं, एंड यू आर वेलकम एनी टाइम। सो आज हमारा सेकंड लेक्चर है। कल हमने बेसिक्स पढ़ा था, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मीजो इकोनॉमिक्स, फादर कौन है, इकोनॉमिक्स का किसको कहते हैं। साथ ही साथ हमने यूटिलिटी की बात की थी, गुड्स एंड सर्विसेज की बात की थी। आज उसी लेक्चर पे हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, पहले देख लीजिए फास्ट फॉरवर्ड में एंड देन कम टू दिस, अदरवाइज थोड़ा समझ में नहीं आएगा आपको। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो कि है लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम लॉ ऑफ डिमांड से शुरू करेंगे, लेकिन पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज डिमांड। व्हाट इज डिमांड, बताइए डिमांड क्या है। व्हाट इज डिमांड? डिमांड इज व्हाट? क्वांटिटी ऑफ द गुड। व्हाट? डिमांड इज एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू बाय समथिंग। बेसिकली आपकी घर में 1 kg मिल्क की डिमांड हर रोज की होती है और उसी हिसाब से मार्केट में जाके खरीदते हैं। हफ्ते में आप या महीने में आप तकरीबन 50 kg चावल इस्तेमाल करते होंगे। अगर आपके घर में 4 बंदे खाने वाले हैं, है ना, महीने में आप इतना करते होंगे। दिन में अगर आप 1.5 किलो भी रखो चावल को 3 टाइम या 2 टाइम, तभी इतना तो हो ही जाएगा। 50 नहीं तो 30 मान लो। सो व्हेन वी से डिमांड, इसमें ना सिर्फ एबिलिटी होती है एंड ना सिर्फ विलिंगनेस होती है, इसमें दोनों होता है। अगर मैं कहूँगा भाई मेरी डिमांड है जी लैम्बोर्गिनी के लिए, अब लैम्बोर्गिनी तो है, डिमांड है मेरी, मैं चाहता हूँ मेरे पास हो, लेकिन मेरे पास क्षमता नहीं खरीदने, मेरे पास एबिलिटी नहीं है ना, मेरे पास ना पैसा नहीं कि मैं खरीद सकूँ। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ एबिलिटी की पर विलिंगनेस नहीं है, मेरे पास एबिलिटी तो है कि मैं फॉर एग्जांपल किसी वेजिटेरियन इलाके में उनके पास एबिलिटी है कि वो नॉनवेज खरीद सके, लेकिन उनकी विलिंगनेस नहीं है, वो नॉनवेज नहीं खाना चाहते। डिमांड इज नथिंग बट इट्स द एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ अ कंज्यूमर टू बाई a product at a price at a time। किसी भी कंज्यूमर की एबिलिटी और विलिंगनेस होनी चाहिए, यानी वो खरीदने के लिए उसके पास पैसा भी होना चाहिए और उसकी विलिंगनेस भी होनी चाहिए खरीदने के लिए, और उसको प्राइस भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए उसका, और टाइम भी सही होना चाहिए। अब आप इमेजिन करो दिन की रोजमर्रा की चीजें। आप दिन में रोजमर्रा में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? आप प्याज इस्तेमाल करते हैं, आप चावल इस्तेमाल करते हैं, आप आटा इस्तेमाल करते हैं, आप टमाटर इस्तेमाल करते हैं। सो आपकी विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाई अ प्रोडक्ट, इस केस में टमाटर मान लो, एट अ प्राइस, एट अ टाइम। आप किसी चीज को किस प्राइस पे एक्सेप्टेबली विलिंगली खरीदते हैं और किस क्वांटिटी में खरीदते हैं, उसी को कहते हैं डिमांड। अभी टाइम का कंसेप्ट क्यों वहां पर आया? टाइम का कंसेप्ट आने का पर्पस क्या है? अब देखो, आपकी डिमांड आजकल बड़ी है वाटरमेलन की, रूह अफ़ज़ा की, रसना की। गर्मी है और रमजान में बड़ा इस्तेमाल भी होता है। जब एक बारी गर्मियां खत्म हो गई तो ना तो रूह अफ़ज़ा की डिमांड रहेगी, ना नींबू पानी की डिमांड रहेगी, ना शिकंजी की डिमांड रहेगी। तो टाइम के साथ डिमांड बदलती है। सिमिलरली
अगर मैं बात करूं डिमांड फॉर कॉटन क्लॉथ, तो कॉटन के जो आपके कपड़े हैं वो आप गर्मियों में पहनते हैं, ना कि सर्दियों में। सर्दियों में आपको वुलन्स चाहिए। सो डिमांड फॉर कॉटन इज हाई इन समर्स एंड लो इन विंटर्स और नेग्लिजिबल इन विंटर्स, एंड डिमांड फॉर वुलन इज हाई इन winters and low in summers. This is called as demand changes with time. समझ में आ गई डिमांड? तो इसमें आप इमेजिन करो डिमांड फॉर प्याज, डिमांड फॉर टमाटर, डिमांड फॉर मिल्क, डिमांड फॉर क्लॉथ, डिमांड फॉर कोचिंग। अभी नोटिफिकेशन निकली केएस की तो डिमांड होगी आपकी। आप मार्केट में ढूंढ रहे हैं कि केएस हम कहां से पढ़ें। ये वीडियो आप देख रहे हैं क्योंकि केएस की तैयारी कर रहे हैं आप। अगर नोटिफिकेशन होती ही नहीं तो आपकी कोई डिमांड भी नहीं होती नोटिफिकेशन इस वीडियो की, ऐसी वीडियोस की। सो इट डिपेंड्स अपॉन टाइम। टाइम क्या है उसके हिसाब से आपकी चीजों की डिमांड पड़ती है। डिमांड गुड्स की भी हो सकती है, डिमांड सर्विसेज की भी होती है। जैसे आपकी डिमांड फॉर केएस सर्विसेज तो वो हम ऑफर कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? सो वक्त के साथ अब अगर बोलोगे आपकी, मैं बोलूँ आपको सर कि आप बोलोगे सर हमें केएस चाहिए, तो मैं बोलूँगा हाँ एक काम करो 1 लाख रुपए दे दो। आप बोलोगे सर पागल हो गए हो आप, 2 महीने का 1 लाख, तो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है। सो अगर प्राइस एक्सेप्टेबल नहीं होगी तो फिर आपकी डिमांड नहीं है, और टाइम भी होना चाहिए। तो यानी प्राइस भी आपको एक्सेप्टेबल हो, उस प्राइस में जितनी क्वांटिटी आ रही है वो भी आपको एक्सेप्टेबल हो, और टाइम भी सही हो। समझ गई बात को? आगे बढ़े। तो डिमांड जैसा कि मैंने बताया इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। एबिलिटी, विलिंगनेस, प्राइस, टाइम, ये 4 चीजें याद रख लो। अब हम आते हैं लॉ ऑफ डिमांड पे। लॉ ऑफ डिमांड बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर जगह इस्तेमाल होगा, यहां तक कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी होगा। ये कंसेप्ट तो माइक्रो है, माइक्रो लेवल पे ट्रू होते हैं, लेकिन मैक्रो लेवल पे भी बहुत हद तक इस्तेमाल होते हैं। यहां तक कि रुपये का भाव डॉलर के कंपैरिजन में ज्यादा ऊपर नीचे बढ़ता है, उसमें भी इसका रोल है। ऑयल का प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, उसमें भी इसका रोल है। समझ रहे हो मेरी बात को? ऑयल का प्राइस देखो, सिंपल फंडा बताता हूं, खैर पहले बता देता हूं उसके बाद बताता हूं। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, कमोडिटी मतलब प्रोडक्ट, गुड या सर्विस, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लिखते रहो साथ साथ में, लिखने से ज्यादा याद रहता है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्राइस प्रोवाइडेड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, इसको लिख लो, फिर समझाता हूं क्या भला है ये। The quantity demanded of a commodity is inversely proportional to its price provided other factor remain constant. ये चीज ध्यान रखने वाली है, provided other factor remain constant। क्या मतलब है इसका, समझेंगे अभी हम। कहने का मतलब इसका सिंपल इतना है कि किसी भी चीज की क्वांटिटी डिमांडेड, उसकी डिमांड उससे प्राइस के उल्टा है। उसकी प्राइस ज्यादा होगी, उसकी डिमांड कम होगी, उसकी प्राइस कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी। सिंपल सा फंडा है। आप देखो आजकल आप फ्रूट लेने जाते हो, आपको कोई बोलता है हाँ भाई कितने रुपए है संतरे या फिर केले या फिर कोई भी फ्रूट या फिर पपीता, आप कहते हो सर हाँ कितने रुपए, बोलते हैं 50 रुपए है केजी। कहते हैं अगर 3 केजी ले जाओगे तो 40 ही लगा दूंगा। तो हम ज़्यादा लेते हैं। मंडी क्यों जाते हैं हम? ताकि सस्ते दाम पे मिले, वहाँ से ज़्यादा खरीद के भी लाते हैं। बिग बाजार क्यों जाते हैं या बेस्ट प्राइस क्यों जाते हैं? क्योंकि सामान सस्ते दामों में मिलता है, हम ज़्यादा लेके आते हैं। सो वेन एवर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज लेस वी बाइट मोर। बिग बिलियन सेल लगती है अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, आप ज़्यादा खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं? दिवाली सेल लगती है, ईद सेल लगती है, तो नहीं खरीदते ज़्यादा क्योंकि प्राइस कम हो जाती है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, यह है कि क्यू का मतलब क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्राइस। प्राइस किसकी? जिस कमोडिटी की बात चल रही है। तो ये जो लॉ है ये किसी एक कंज्यूमर की डिमांड किसी एक प्रोडक्ट के लिए, सर उसके लिए इस्तेमाल हो सकती है। किसी एक कंज्यूमर की डिमांड किसी एक प्रोडक्ट के लिए। मैं ऐसा नहीं कह सकता मेरी डिमांड फॉर टमाटर, प्याज, आलू, मेरी डिमांड फॉर टमाटर या फिर मेरी डिमांड फॉर प्याज या फिर मेरी डिमांड फॉर आलू।
समझ गए? वन कंज्यूमर वन प्रोडक्ट, उसके लिए वैलिड है ये। सो आप कुछ भी देख लो, चीज़ें जब सस्ती होती हैं हम ज़्यादा खरीदते हैं, चीज़ें जब महंगी होती हैं हम कम खरीदते हैं। अभी नींबू के भाव बढ़े हुए हैं तो लोग कम खरीद रहे हैं, कम कंज्यूम कर रहे हैं। जब सस्ते होते थे तब तो हम ऐसे भी हर जगह पर नींबू ही नींबू हुआ करते थे। सो लॉ ऑफ डिमांड सेज द प्राइस, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्राइस। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। समझ गए बात को? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब बात करें यहां पर ये प्रोवाइडेड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट का क्या मतलब? मतलब ये है कि जो बात आपको बोली जा रही है ये हमेशा वैलिड नहीं है। ये तब वैलिड है जब कुछ फैक्टर कांस्टेंट हो। वो फैक्टर क्या है? ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कांस्टेंट रहने चाहिए जिसके बाद मैं ये कह सकूं कि प्रोवाइडेड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, में ये कह सकूं कि हां किसी भी चीज की क्वांटिटी डिमांडेड उसकी प्राइस से उल्टा है, प्राइस ज्यादा होगी क्वांटिटी कम होगी, क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी प्राइस कम होगी, क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होगी। कब कह सकता हूं मैं? इसके लिए कंडीशन है नंबर 1, जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, यानी जिस गुड की हम बात कर रहे हैं, जिसकी क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, उसके जो रिलेटेड गुड्स हैं, रिलेटेड गुड्स का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स, उनकी प्राइस चेंज नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि चाय के दाम बढ़ गए हैं, तो क्या जरूरी है कि चाय की डिमांड कम हो जाएगी? या फिर मैं कहूं चाय के दाम कम हो गए हैं तो क्या जरूरी है कि लोगों की कंजम्पशन बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी? क्या जरूरी है? हो सकती है, लेकिन अगर चाय का जो बदल है यानी कॉफी या ग्रीन टी, उसके प्राइस में कोई कमी ना आई हो तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि हां, अगर चाय की प्राइस कम होगी तो एक्सपेक्टेड है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप बोलो चाय की प्राइस कम हो गई लेकिन स्टारबक्स की कॉफी उससे भी कम हो गई, तो क्या आप चाय पियोगे कि स्टारबक्स की कॉफी पियोगे? यानी कहने का मतलब है कि जिस भी कमोडिटी की बात चल रही है और ये कहा जा रहा है कि इस चीज की प्राइस अगर कम होगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ये सिर्फ तब वैलिड होगा जब जिस चीज की बात की जा रही है, इस केस में चाय की, उसके सब्स्टिट्यूट की प्राइस में कोई चेंज ना आए। समझ गए? तो ये कांस्टेंट रहना चाहिए। अब कॉम्प्लीमेंट्स के बाद मतलब होता है साथ साथ इस्तेमाल होने वाली चीजें। मिसाल के तौर पे ब्रेड और जैम, ब्रेड और बटर, पेन और इसके बीच में डलने वाली रिफिल, पेन और इंक, टायर एंड ट्यूब। समझ गए मेरी बात को? पेट्रोल और गाड़ी, साथ साथ होने वाली इस्तेमाल। अगर मैं कहूं कोई भी चीज के दाम घटने की वजह से उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ये हमेशा प्रूव होगा? नहीं, कॉम्प्लीमेंट की प्राइस में चेंज नहीं आना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई बोलेगा पेट्रोल गाड़ियों के दाम घट गए हैं, तो क्या जरूरी है उनकी डिमांड बढ़ जाएगी? नहीं, क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो जो कॉम्प्लीमेंट की चीजें हैं वो भी कांस्टेंट रहनी चाहिए उनकी प्राइस, जो सब्स्टिट्यूट हैं वो भी कांस्टेंट रहनी चाहिए प्राइस। समझ गए मेरी बात को? अच्छे से समझ में आया? दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। तो पहली कंडीशन लॉ ऑफ डिमांड के लिए है कि द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट शुड रिमेन कांस्टेंट। समझ गए मेरी बात को? वेरी गुड। सेकंड चीज क्या है जो कांस्टेंट रहनी चाहिए? सेकंड चीज है पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है तो आपका लॉ ऑफ डिमांड वैलिड नहीं रहेगा। क्यों? आप बोल रहे हो किसी चीज की प्राइस बढ़ गई है तो उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है, ज्यादा लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं। अब देखो सिंपल सी एग्जांपल, अब अगर बेबी प्रोडक्ट्स जिसमें नैपीज आएंगी, बेबी पाउडर आएगा, बेबी शैम्पू आएगा, मिल्क फॉर्मूला आएगा, उनकी प्राइस अगर बढ़ती है तो क्या जरूरी है उनकी डिमांड कम हो जाए? भाई हर इंडिया के आंकड़ों के हिसाब से हर 4 सेकंड में एक बच्चा पैदा हो रहा है, तो हर 4 सेकंड में डिमांड बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? पॉपुलेशन कांस्टेंट रहनी चाहिए, तभी आप कह सकते हो किसी चीज की अगर प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड घटेगी।
नंबर 3, गवर्नमेंट रेगुलेशन। गवर्नमेंट रेगुलेशन बदलनी नहीं चाहिए। जैसे अगर आप बोलो किसी चीज की प्राइस घट गई है, उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो उधर से मान लो बात चल रही है अभी राइस की प्राइस घट गई और आपने बोला कि क्या प्राइस की घटने की वजह से इसका डिमांड बढ़ेगी, तो हमने कहा हाँ बढ़ेगी। लेकिन एट द सेम टाइम हमने कहा गवर्नमेंट ने सस्ते दामों पे आटा बेचना शुरू कर दिया है, राइस से भी कम, तो लोग मैक्सिमम लोग पैसा बचाने के लिए आटा खाएंगे। इसका मतलब है ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी चीज़ की प्राइस कम हो या ज़्यादा हो उसकी डिमांड भी घटेगी या बढ़ेगी। जब तक ये चीज़ें कांस्टेंट ना होंगी तो गवर्नमेंट रेगुलेशन भी कांस्टेंट रहनी चाहिए। नंबर 4, मार्केट ट्रेंड्स, फैशन वगैरह बदलना नहीं चाहिए। अब शाहरुख खान ने कोई पर्टिकुलर किस्म का वो हाथ में पहन लिया, क्या बोलते हैं उसको, ब्रेसलेट, उस चीज की डिमांड सिर्फ इसलिए बढ़ी कि किसी सेलिब्रिटी ने उसको फैशन बना दिया, ना कि इसलिए कि उसकी प्राइस घटी या बढ़ी। तो यानी फैशन भी कांस्टेंट रहना चाहिए अगर आप लॉ ऑफ डिमांड को वैलिड रखना चाहते हो, ट्रेंड भी कांस्टेंट रहना चाहिए और टेस्ट भी। भाई अभी आपने देखा होगा वॉफल पैनकेक का बड़ा ट्रेंड चल रखा है, इंस्टाग्राम की वजह से चीजें फेमस हो रही हैं जो वेस्ट की चीजें। पहले अगर आप पूछते कि वॉफल पैनकेक जो है बहुत सस्ते में मिल रहे हैं तो कोई खरीदता नहीं, किसी को पता नहीं होता कि था क्या। आज के ज़माने में हो गया है। तो अगर आप इंडिया में लेट्स से किसी मूवी में वॉफल पैनकेक दिखाया और उसकी वजह से लोगों ने वॉफल पैनकेक को कंज्यूम करना ज़्यादा शुरू किया, वॉफल पैनकेक की तो प्राइस में चेंज नहीं आया, फिर भी उसकी डिमांड बढ़ गई। इसीलिए कहते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड वैलिड करने के लिए टेस्ट प्रेफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे अभी अभी कोचेला म्यूजिकल फेस्टिवल होता है यूएस में, वहां पर एक थाईलैंड की रैपर ने स्टेज पे मैंगो और स्टिकी राइस खाया। ये एक थाई डेलिकेसी है, थाईलैंड की डेलिकेसी है कि वो स्टिकी राइस और मैंगो की कुछ चटनी साथ में खाते हैं। तो स्टेज पे उसने खाया तो ये थाईलैंड में बहुत ज्यादा कंज्यूम होने लगा। क्यों? लोगों ने देखा कि कोई सेलिब्रिटी खा रहा तो हम भी खाएंगे। तो टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन वगैरह बदलना नहीं चाहिए। ठीक है। 5वां, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस नहीं होनी चाहिए, जैसे कि वॉर, फेमिन, ड्रॉट, पैंडेमिक। अगर ये सब चीजें आएंगी तो लॉ ऑफ डिमांड वैलिड नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पे अगर बोलें कि मास्क की डिमांड बहुत बढ़ गई कोरोना में, हैंड सैनिटाइजर की बहुत बढ़ गई कोरोना में, कि क्या वजह थी? क्या उसकी प्राइस कम होगी? क्या नहीं। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला मास्क पहनना जरूरी वरना बीमार पड़ जाओगे, तो सब खरीदने लगे, डिमांड बढ़ गई बिना प्राइस चेंज किए हुए। तो अगर आप चाहते हो कि लॉ ऑफ डिमांड वैलिड रहे तो ये भी चेंज नहीं होना चाहिए। समझ गए दोस्तों? सो दिस वाज ऑल अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। समझ गए? अब हम आगे आते हैं इसके एक और कंसेप्ट पे, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। नॉर्मली डिमांड घटती बढ़ती सिर्फ प्राइस की वजह से है, लेकिन अगर मैंने आपको पहले कहा कि अच्छा हाँ यहां डिमांड कर्व भी तो पढ़ना है पहले हमको भी। अब हम बात करते हैं डिमांड कर्व की। डिमांड कर्व बनती कुछ ऐसे, यानी देखो ध्यान से, ये मान लो ये जो है ये कॉफी के लिए है, चाय के लिए, किसी का कोई भी चीज मान लो, तो जब दाम ज्यादा होंगे तो कंजम्पशन कम होगी, जब दाम कम होंगे तो कंजम्पशन ज्यादा होगी। यहां पर प्राइस है, यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड है, क्यूडी लिख रहा हूं इसको मैं। अगर किसी के दाम ज्यादा होंगे तो डिमांड क्वांटिटी कम होगी, दाम कम होंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होगी। बात सही है? मान लो ये 10 है, ये 20 है, प्राइस कम, क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा, प्राइस ज्यादा, क्वांटिटी डिमांडेड कम, इसको कहते हैं डिमांड कर्व। ठीक है जी। अब यहां ध्यान रखने वाली बात क्या है? ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर प्राइस ना भी बदले तब भी डिमांड ऊपर नीचे हो सकती है। आओ देखिए कैसे, इसको कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। अब मान लो इसकी बात करें हम, इस चाय की बात कर रहे हैं हम, ठीक है,
चाय की बात कर रहे हैं और चाय के दाम में कोई कमी नहीं आई, आप जितने दिन में कंज्यूम करते थे आप उतने ही कर रहे थे। लेकिन किसी ने कहा कि भैया स्टारबक्स की कॉफ़ी बड़ी सस्ते में मिल रही है, तो क्या आपकी चाय की डिमांड कम होगी, अब स्टारबक्स की कॉफ़ी ज़्यादा पियोगे? हर कोई चाहता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो आपकी डिमांड कर्व है ये शिफ्ट हो जाएगी इस तरफ। अब इस प्राइस पे पहले आप इतना कंज्यूम कर रहे थे, अब इस प्राइस पे आप इतना ही कंज्यूम कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि अब आप चाय की जगह कॉफी पी रहे हो। तो बिना प्राइस बदले भी डिमांड कम हो सकती है, डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाए। एट द सेम टाइम मानो कि कॉफी के दाम बहुत बढ़ गए दोबारा, तो दोबारा आपकी जो कंजम्पशन चाय की बढ़ जाएगी और राइट शिफ्ट कर जाएगा और यहां पर आ जाएगा। अब इस प्राइस पे आप पहले यहां पर इतना कंज्यूम कर रहे थे, फिर यहां पर इतना कर रहे थे, लेट्स से यहां पर 1 कप था, अब इस प्राइस पे आपने 2 कप करना शुरू किया और इस प्राइस पे आप 3 कप पे आ गए। समझ गए बात को? ठीक है ना, कि इस प्राइस पे आप 1 कप कर रहे थे, इस प्राइस पे 2 कप, इस प्राइस पे 3 कप। दिस इज कॉल्ड ए शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। तो जब भी अदर प्राइस, यहां पर डेफिनेशन में क्या लिखा था, प्रोवाइडेड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। अगर अदर फैक्टर कांस्टेंट नहीं रहते तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाती है और लॉ ऑफ डिमांड वैलिड नहीं रहता। दोबारा देखो, ये डिमांड कर्व है, ये डिमांड था, तो मान लो आप 10 रुपए शिकंजी पीते थे, 10 रुपए की मार्केट में शिकंजी मिलती है, 10 रुपए की प्राइस पे आप 5 कंज्यूम करते थे। आपको किसी ने बोला तो शिकंजी पी रहा है, अब वहां पर ताज विवांता जो लेमनेड है वो 20 रुपए में दे रहा है, तो जो चीज 100 रुपए में मिलती है वो 20 रुपए मिल रही है। इंसान का कोई बात नहीं, हम भी ट्राई करते हैं। तो आप शिकंजी छोड़ते हो और आप किस पे आ जाते हो, आप आ जाते हो लेमनेड पे जो ताज दे रहा है आपको। तो आपकी डिमांड फॉर शिकंजी कम होगी कि नहीं होगी? लेकिन शिकंजी का प्राइस तो सेम टू सेम रहा। इस सिचुएशन में आपको होगी डिमांड कर्व हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, और यहां कुछ ऐसी डिमांड कर्व बन जाएगी जहां पहले 10 रुपए पे आप 5 कंज्यूम कर रहे थे, हो सकता है फिर आप 1 ही कंज्यूम करो, क्योंकि बाकी पैसे के आपने क्या कर लिया, आपने लेमनेड पी ली। समझ गए? सो वेन एवर एनी अदर फैक्टर चेंजेस, चाहे वो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट हो, चाहे वो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे वो पॉपुलेशन हो, चाहे वो ट्रेंड हो, चाहे वो फैशन हो, तो डिमांड कर्व शिफ्ट करेगी। अब देखते हैं ट्रेंड एंड फैशन। लेट्स से थम्स अप की बात करते हैं। थम्स अप पहले को ज्यादा कंज्यूम करता नहीं था, मैक्सिमम लोग कोका कोला पीते थे। अब शाहरुख खान ने, सलमान खान ने उसकी ऐड करना शुरू की, तो पहले लेट्स से आप थम्स अप सिर्फ 1 ही बोतल कंज्यूम करते थे, कितने रुपए पे? 10 रुपए पे। लेकिन अब क्योंकि सलमान खान ने दिखा दिया कि थम्स अप से क्या होता है, टेस्ट द थंडर, तो आपने क्या किया, आपकी कंजम्पशन बढ़ गई। क्यों? क्योंकि फैशन में आ गया थम्स अप, और अब आप 10 रुपए में 2 बोतलें कंज्यूम कर रहे हो। या फिर वही माउंटेन ड्यू की बात कर लो, डर के आगे जीत है, कितने लोगों ने पकड़ के बोला होगा डर के आगे जीत है। तो फैशन से, ट्रेंड से, टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होने की वजह से भी डिमांड कर्व शिफ्ट होती है, और इस केस में लॉ ऑफ डिमांड वैलिड नहीं रहता। क्यों? क्योंकि अदर फैक्टर चेंज हो रहे हैं, और हमने डेफिनेशन में बोला था प्रोवाइडेड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। ठीक है जी? तो दोस्तों, दिस वाज ऑल अबाउट लॉ ऑफ डिमांड एंड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। कल हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई एंड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड सप्लाई कर्व। थैंक यू सो मच एवरीवन। सप्लाई की डेफिनेशन देख लें क्या आज ही? खैर पहले क्वेश्चन दूंगा इसके बारे में, आपको क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।